Hello everyone, welcome back, and today in this video we are going to discuss about the theories of dividend decisions chapter. Now dividend policy से related जो theories है इनका purpose क्या है, ये क्यों है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये इसलिए है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स में, उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट प्राइस निकाल सकें। क्या बात कर रहे हैं सर कि ऐसा पॉसिबल है कि हम इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन थेरोटिकल मार्केट प्राइस एंड एक्चुअल मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस आप इन थेरीज की मदद से निकालते हो उसको बोलते हैं थेरोटिकल मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली क्योंकि इस मार्केट प्राइस को निकालने के लिए थेरीज का इस्तेमाल किया गया, इसलिए थेरोटिकल मार्केट प्राइस कहा जाता है। और एक्चुअल मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है ये दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता। ये हजारों अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है एक्चुअल मार्केट प्राइस। अब एक चीज क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, हम कर रहे हैं बात मार्केट प्राइस की। क्यों निकालना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा, मैंने देखो आपको कहा था इंटर एफएमईक्यू के लेक्चर्स बेच के मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 18 लाख रुपए 12 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ। 1 करोड़ 88 लाख रुपीज मेरे पास में बचा हुआ है। कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा, कुछ सेविंग्स में रखूंगा और कुछ पैसा मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं उसकी मार्केट प्राइस पे मुझे वो शेयर खरीदना पड़ेगा। मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर 100 रुपए का मिल रहा है तो क्या उसकी प्राइस 100 रुपए होनी चाहिए थी? मार्केट प्राइस दो तरह की होती है सर, एक होता है एक्चुअल मार्केट प्राइस, एक होता है थेरोटिकल मार्केट प्राइस। इसी थेरोटिकल मार्केट प्राइस को आप बोलते हो इंट्रिंसिक मार्केट प्राइस, या आप बोलो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। कुछ भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। सो हम सिर्फ थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं ये बुक्स छोड़ के, स्टूडियो से निकल के, आप भी अपनी किताबें छोड़ के, लेक्चर्स देखना बंद करके जब इक्विटी शेयर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको एक्चुअल मार्केट प्राइस पे वो शेयर मिलेगा, ठीक है। कभी भी अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो एक्चुअल मार्केट प्राइस पे ही खरीदोगे। तो सर वो चीज निकालने की क्या जरूरत है और उसका इस्तेमाल क्या करेंगे? थेरोटिकल मार्केट प्राइस आपको यह बताता है कि उस शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए थी। एक्चुअल मार्केट प्राइस आपको यह बताता है कि कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी। क्या आपको नहीं लगता कि यह जरूरी है? आप अगर मोबाइल फोन मार्केट में खरीदते हैं 50,000 का, तो आप ये नहीं पता करते कि ये मोबाइल फोन बाकी जगह कितने में मिल रहा था। बाकी जगह अगर ये 45,000 में मिल रहा था तो उस दुकान में भी 45,000 का होना चाहिए था। 50,000 का है, 45 का होना चाहिए था। अगर आप ऐसे डिसीजंस नहीं लेते रियल लाइफ में तो आपको कोई भी लूट सकता है। आप एक ओवर प्राइज्ड चीज खरीद सकते हो और वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर के हिसाब से कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हो उसकी प्रॉपर वैल्यू जो होनी चाहिए थी उस पे खरीदना है आपने। हम कोई भी चीज खरीदने के लिए या तो उसकी प्रॉपर वैल्यू देना पसंद करेंगे या कम वैल्यू देना पसंद करेंगे, यानी सस्ते में खरीदना पसंद करेंगे। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो ज्यादा पे करे। इसीलिए ये दोनों प्राइस निकालना जरूरी है, मतलब थेरोटिकल प्राइस निकालना जरूरी है जिसको कंपेयर करोगे एक्चुअल मार्केट प्राइस से। आप बोलोगे सर 100 रुपए कैसे निकाला जाता है? कोई नहीं निकाल सकता, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अगर एग्जाम की बात करूं तो, अगर जरूरत पड़ी एक्चुअल मार्केट प्राइस की तो। अब थेरोटिकल मार्केट प्राइस, लेट्स से थेरोटिकल मार्केट प्राइस इज 120, 120। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो ये होनी का धोनी हो गया।
मेरी हिंदी बहुत वीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। थ कैसे लिखते हैं? थ थ एक सेकंड होल्ड करना। थ, ठीक है। आई होप सही हो, ठीक है। शेयर्स की प्राइस इतनी है एक्चुअल में या रियल में, इतनी होनी चाहिए थी। अब आपको ये चीज़ तो समझ गया। हम जो थ्योरीज देखने वाले हैं उससे सर क्या निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। एक्चुअल तो निकाल सकते नहीं, दिया हुआ होगा। थ्योरेटिकल तो निकाले, पता तो करे कि कितनी होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए, या मार्केट में कितनी होनी चाहिए ये बोलोगे तो भी ठीक है। एक्चुअल में इतनी है, 100 रुपये 120 होनी चाहिए थी। इसका मतलब जो एक्चुअल में है कम है, उसके कंपैरिजन में तो कम है, और खरीदने कम प्राइस पे वाले हैं, कम प्राइस पे खरीदने वाले हैं, यानी कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। 3 चीजें होती है, याद रखना। अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस कम है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से इसका मतलब इट इज selling at lower than expected value price। जितनी होनी चाहिए थी उससे कम में बिक रहा है। कोई भी चीज अगर कम में बिक रही है तो आप क्या बोलते हो? सस्ता है। हिंदी में लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। जबरदस्ती लिख रहा हूं मैं, मुझे खुद को नहीं जम रहा। इसको हम बोलेंगे सर इंग्लिश में अंडर वैल्यूड। ये आपको आगे बहुत 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 काम आने वाला है, अंडर वैल्यूड। तो अभी से कॉन्सेप्ट आप थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लो। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा रही थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से, जितनी होनी चाहिए थी, यहाँ लो ना आप 100 120। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस 150 रही, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 120। आप क्या बोलोगे? ध्यान से दो। 120 होनी चाहिए थी, 150 है, ज्यादा है। इट इज सेलिंग एट हायर देन एक्सपेक्टेड प्राइस। महंगा है, ओवर वैल्यूड। और अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, एट पार बोलो या फिर वही प्राइस में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, बराबर है, या फिर आप बोलो करेक्टली वैल्यूड। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, 1 2 3। अब ये मुझे बताओ, कोई चीज अगर सस्ती मिल रही है तो आप उसे खरीदना पसंद करोगे, बेचना पसंद करोगे, या क्या? कोई भी चीज अगर सस्ती मिल रही है तो हम उसको बाय करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको खरीदना फायदेमंद रहेगा। जहां चीज महंगी बिक रही है, महंगी मिल रही है, उस चीज को आप खरीदोगे क्या? नहीं, लेकिन बेचना पसंद करोगे, क्योंकि बेच के फायदा होगा। यहां सेल करते हो आप उस शेयर को, और जब वैल्यू सही है तो आप यहां पे बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, या होल्ड भी करके रखो। होल्ड करके रखो यानी कि ना खरीदो ना बेचो। अगर आपके पास है तो होल्ड करो, नहीं है तो अभी आप होल्ड करो, खरीदो मत। 2 चीजें होती है होल्ड करने में। आप होल्ड करके रखो यानी अपने पास रखो, नहीं होता। होल्ड करके रखो यानी कि 2 चीजें होती है। अगर आपने खरीदा नहीं है तो रुक जाओ, होल्ड करो, अभी मत खरीदो, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको सस्ते में मिल जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो होल्ड करो। फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, होल्ड करो, मतलब अभी बेचो मत,
ऑलरेडी खरीदा है तो अब खरीदने की तो बात नहीं करेंगे, अब बेचने की बात करेंगे। तो बेचो मत, होल्ड करो, हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाए तो आपको डिसाइड कर लोगे आपकी बेचना है या नहीं करना। सो दिस इज़ इट। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या है सर, यही चीज़ें निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें बस चाहिए होती है, एक तो एक्चुअल मार्केट प्राइस और एक तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। एक्चुअल मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई होगी, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। और ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप थेरीज का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास में है 6 अलग अलग तरह की थेरी, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे बाद में, बट पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में है सर ट्रेडिशनल थेरी, उसके बाद है वॉल्टर्स अप्रोच, वॉल्टर्स मॉडल बोल लो आप, उसके बाद गॉर्डन्स मॉडल, उसके बाद है ग्लियानी मिलर मॉडल, उसके बाद है लिंटर्स अप्रोच, और उसके बाद में है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। वापस आते हैं सर अपने बुक पे, यहाँ ध्यान देंगे पहले पेज पे। ट्रेडिशनल अप्रोच, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, मॉडिग्लानी मिलर मॉडल और लिंटर मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं है आपके, मतलब इनमें जो फॉर्मूला दिया है ना उस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस को निकालने का, वो बेसलेस है, अपने मन से बनाया हुआ है, सब्जेक्टिव है। तो उन्होंने बोला लगा कि हाँ 3 लेना चाहिए, 3 थोड़ा रिस्की होता है, बराबर होगा, ये होगा वो होगा, अजम्पशन लेके बनाया। तो उसको उसके ऊपर में ना ही आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ना ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कुछ काम आने वाला है। जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो है सर ये 3 चीज़ें, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, मॉडिग्लियानी मॉडल, और आखिरी में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ज़्यादा फोकस करेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे पे। शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे बुक में भी क्या दिया हुआ है ध्यान दो, अब इस चीज़ पे ध्यान दो। इस चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन 3 थेरीज को। डिविडेंड थेरीज के 2 हिस्से होते हैं। एक थेरी जहां पे कहा जाता है कि डिविडेंड रिलेवेंट है, रिलेवेंस थेरी, और इररिलेवेंस थेरी का मतलब बताता हूं। रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड इंपॉर्टेंट है ऐसा बोलने वाली ये 2 थेरी है, वॉल्टर और गॉर्डन। डिविडेंड इंपॉर्टेंट है ऐसा बोलने वाली ये 2 थेरी है, वॉल्टर और गॉर्डन। लेकिन डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बोलने वाली वो सिर्फ एक थेरी है, मॉडिग्लियानी मिलर मॉडल, वो जो आखिरी में आपको दिख रही है, ठीक है। वो जो आपको आखिरी में दिख रही है वो ये रहा, ठीक है। तो मॉडिग्लियानी मिलर मॉडल ये बोलता है कि डिविडेंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए या मार्केट प्राइस निकालने, लेकिन मार्केट प्राइस, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने के लिए वॉल्टर का इंपॉर्टेंस है। मतलब वॉल्टर मॉडल में और गॉर्डन मॉडल में थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस अगर आप निकालते हो तो डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। बस यही है, रिलेवेंस और इररिलेवेंस का मतलब ये होता है, आगे आज सच कुछ काम नहीं आने वाला। सबसे पहली बात करते हैं सर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहा गया है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच तो सबसे पहले देखो किसने लेके आए, ग्राहम एंड डॉड नाम के 2 बंदे थे। इन्होंने अपना रिसर्च एंड ऑल दैट किया और पता लगाया कि मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको आएगी कहानी। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ज़्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एज सच कोई रिलेवेंस नहीं है उसका। मार्केट प्राइस पी इज इक्वल टू अ मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, जो भी होगा। ये मल्टीप्लायर का रिलेवेंस क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ। अगर 2 है इसका मतलब कम रिस्की है, 3 है इसका मतलब ज़्यादा रिस्की है, 4 है इसका मतलब और ज़्यादा रिस्की है। एक सेकंड होल्ड करना।
एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बताता हूँ आपको क्या कॉल आया। फ़ोन था एक मतलब बंदे का जिसको जॉब चाहिए। ही इज़ पुअर गाय एंड बहुत नीडी है, तो अकॉर्डिंगली मेरे मेरे तक बात पहुंची, तो मैंने कहा कि उनको एक बार बोलो कि फ़ोन करें मुझे ताकि मैं उनसे बात करूं। तो दिन में ये 3 बार लगा चुके हैं लेकिन मैं उठा नहीं पाया। सो दैट वाज द लास्ट आई थिंक कॉल, कि अब मिस कर दूंगा तो शायद नहीं। सो दैट्स व्हाई आई टॉक टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि कल सुबह आ जाओ आप, इंटरव्यू ले लेते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ध्यान देंगे सर वापस। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लायर 2 3 4 ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितना ज़्यादा रिस्की है या फिर कितना ज़्यादा उसको वैल्यू देनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन से आपको निकालना है डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, प्लस अर्निंग पर शेयर निकालो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो। डिविडेंड पर शेयर निकाला प्लस अर्निंग पर शेयर निकालो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो और ऐड कर दो अर्निंग पर शेयर का तीसरा हिस्सा। क्या बोलता है? अर्निंग पर शेयर का तीसरा हिस्सा, ये जो है ना, अर्निंग पर शेयर का तीसरा हिस्से में डिविडेंड को ऐड करो पर शेयर को, और उनकी जो टोटल आती है उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मिल जाएगी? थियोरटिकल मार्केट प्राइस। और ये किसके हिसाब से? ग्राहम एंड डॉट के हिसाब से। सर ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे, ये सवाल मत पूछना, मैं बताता हूँ। लिटरली इस 3 का कोई लॉजिक नहीं है। मैं थ्योरी बनाता तो मैं 4 लिख देता वहाँ पे, फिर आप बोलते 4 कैसे लिया सर। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको फिलहाल छोड़ दो। एक क्वेश्चन इस पे करेंगे हम आगे में, वापस इस फॉर्मूले को मैं रेफर करूँगा। फिलहाल आते हैं अपने मेन मुद्दे वाली बात पे, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्टर्स अप्रोच। अब ये वॉल्टर अप्रोच और गॉर्डन मॉडल जो है, और ये सबका बेस क्या है, रूट क्या है और लॉजिक क्या है, सब बताता हूँ मैं आप तुमको। अब हम डिस्कस करेंगे सर वॉल्टर्स मॉडल। सबसे पहले इसका रूट क्या है? रूट है सर परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट। याद है आपको परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कि अगर हमको, हमने आज अगर इन्वेस्टमेंट किया कुछ अमाउंट का, या कुछ भी अमाउंट हो, ठीक है, और हमको हर साल 10-10 रुपए मिलते जाने हैं, और परपेचुअल है, इसका मतलब नेवर एंडिंग मिलते ही जाने हैं, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू ये वाली ब्लू वाली हम कैसे निकालते थे? कि सर परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, गो बैक टू द परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वैल्यू 10 रुपए, कौन सी वैल्यू? जो हर साल के अंत में मिलने वाली है। और 20% क्या है? कि मेरे को इंटरेस्ट कितना चाहिए, आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए था वो। ठीक है। अब और एक लॉजिक लगाते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आज इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट कौन सी प्राइस पे करते हो? मार्केट प्राइस पे करते हो, ठीक है।
ओके सॉरी। सो मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको ये बोल रहा था कि आज आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो मार्केट प्राइस आज की मार्केट प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मार्केट प्राइस जो पे करोगे वो कब की रहेगी सर? आज की रहेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये प्रेजेंट वैल्यू जो आप यहाँ पे निकाल रहे हो ये और कुछ नहीं, मार्केट प्राइस है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। धीरे धीरे रिलेट करने की कोशिश करो कि यहाँ पे दी हुई सारी चीज़ों को मैं कैसे मेरे इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट कर सकता हूँ। एक बार आपने मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेट से उस इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 50 रुपये। उसके बाद में ये 50 रुपये कहीं और इन्वेस्ट करके आप 20% कमा सकते थे। तो इक्विटी शेयर में डाल रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आ रही है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना आपने कमाना है, कितना है? 20%। तो अब ध्यान दो, अगर किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये जो 20% है ये और कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कितना मेरे को रिटर्न चाहिए। उसके बाद जब आप एक बार इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर साल के अंत में आपको क्या मिलता है सर? डिविडेंड मिलता है, या उस आपको अर्निंग चाहिए बेसिकली। अभी अर्निंग्स की बात करते हैं, डिविडेंड की बात में करेंगे। अर्निंग मिलता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सर? बहुत ही सिंपल सी बात, उसी फॉर्मूले को, जो पहले फॉर्मूला था मेरा, परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये परपेचुटी और कुछ नहीं, मेरी मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर का। ये एनुअल कैश फ्लो और कुछ भी नहीं, मेरी हर साल की अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर जो कंपनी कमाएगी, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक एक चीज़ को रिलेट करो। ये फॉर्मूला आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से पता है परपेचुटी का, तो वॉल्टर्स मॉडल में ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट डोंट वरी, ये वॉल्टर्स मॉडल का फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। परपेचुटी 0 टाइम की वैल्यू थी, मार्केट प्राइस भी आज ही की वैल्यू है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। एनुअल कैश फ्लो हर साल मिलने वाला अमाउंट था, अर्निंग पर शेयर भी हर साल के एंड वाली अर्निंग होगी। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या बताता था कि आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ये बताती है इन्वेस्टर को कि कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, कंपनी के लिए कितना परसेंट रिटर्न देना पड़ेगा, हमारे लिए कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट, हर साल की अर्निंग को कैपिटलाइज करना बोलते हैं इसको। जब आप अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी करते हो, इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ, यहां तक रुकते हैं और अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। मान लो कंपनी ने कमाया 100 रुपया, 100 रुपये में से खर्चा आया 50 रुपये का, तो बैलेंस कितना? प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 रुपये, टैक्स माइनस कर दिया 25 का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 25 का। अब उसके बाद में मान लो नंबर ऑफ शेयर है, मान लो 10, ठीक है। तो आपको अर्निंग पर शेयर कितना आया? 2.5 रुपये का। इसी अर्निंग पर शेयर के 2 हिस्से होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक में बताया। एक तो आप डिविडेंड बांट दोगे, दूसरा रिटेंशन पर शेयर। एक तो कुछ रिटेन करके रखोगे और बैलेंस पैसा आप डिविडेंड में बांट दोगे, रिटेंशन प्लस डिविडेंड। तो आप मान लो 50 पैसे का डिविडेंड बांट दिया, 2 रुपये रिटेन कर लिया, और ये अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में जाती है। बात मैं सही बोल रहा हूँ? इतनी चीज़ समझ लो, अर्निंग पर शेयर के 2 हिस्से होते हैं, रिटेंशन और रिटेन किया हुआ अमाउंट और बांटा हुआ अमाउंट, डिविडेंड पर शेयर। एक सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको इस वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। सो 2 हिस्से होते हैं सर, एक तो बांटा हुआ अमाउंट और एक तो मैंने बचा के रखा हुआ रिटेन्ड अर्निंग। मैं यहाँ पे भी इस अर्निंग के जो न्यूमरेटर में इसके 2 हिस्से करता हूँ, एक तो डिविडेंड और दूसरा मैं ले लेता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स, आर फिलहाल के लिए, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस। अभी तक तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइज कर रहा हूँ अर्निंग को, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, ठीक है, अर्निंग पर शेयर।
अब डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग जो है ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ध्यान दो। अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड पर शेयर हटाया तो क्या रिटेन्ड अर्निंग्स आया ना, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये ध्यान दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से रिटेन्ड अर्निंग हटाया तो पेड टू शेयर होल्डर आया। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ईपीएस हो सकता है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है, और पेड टू शेयर होल्डर को डिविडेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये ऐसा बोल सकता हूँ सर कि 175 में से अगर मैं 75 डिविडेंड बांट दूँ तो 100 मेरा रिटेन्ड है? यस सर, क्यों नहीं बोल सकते। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं वापस ऐसा लिख सकता हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस, क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ये सब सर क्यों कर रहे हो, एक्सपांशन क्यों कर रहे हो? हमको अल्टीमेटली फॉर्मूला चाहिए वॉल्टर्स मॉडल का, वो ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप रह गई है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मैंने दो हिस्से किए, दोनों अलग, दो हिस्से हैं सिर्फ न्यूमरेटर में, एक है डिविडेंड वाला पार्ट और एक है रिटेन्ड वाला पार्ट, है टोटल अर्निंग्स ही न्यूमरेटर में, ठीक है। मान लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 12%। इसका मतलब क्या है, जब 15 लेते हैं समझने के लिए अच्छा रहेगा। कंपनी 15% कमा रही है और मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो मैं उस पर कितना कमा सकता हूं सर, 10%। इसलिए कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम 10 तो कमा के दो, जो भी मैं पैसा दे रहा हूं। मेरे पास वाले पैसों पे मैं 10% कमा सकता हूं। कंपनी के पास जो पैसा है कंपनी 15% कमा सकती है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं दो चीजें लेता हूं, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें से मेरा वाला पैसा कौन सा, ये, और कंपनी के पास कौन सा पैसा बचा है, ये। मैं इस पे सिर्फ 10% कमा सकता हूं, बात सही है, अगले साल, लेकिन कंपनी इस पे 15% कमा सकती है, ये भी बात सही है सर, ठीक है। अब ये सब क्यों ले रहे हैं, आपने इस साल आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो सर मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जाती है आने वाले सालों में जो डिविडेंड या एनुअल कैश फ्लो मिलने वाला है वो। परपेचुटी का कॉन्सेप्ट याद रखो, आज की वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है कैसे निकाला, आने वाले सालों में मिलने वाले कैश फ्लो के, ठीक है। तो वैसे ही आपने अगर आज कुछ अर्निंग की है तो उसके ऊपर भी तो कुछ कमाओगे। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग जो की है एक साल के अंत में, 100 रुपए तो आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया सर, यहाँ 10 रुपए कमा लिया तो 110 हो गए ना। अगले साल 100 पे भी कमाओगे, 10 पे भी कमाओगे, बात सही बोल रहा हूँ, इसीलिए ये 10 की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। अब ये छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ इसमें। डिविडेंड पे मैं कितना कमा सकता हूँ, 10%। रिटेन्ड अर्निंग पे कंपनी कितना कमाएगी, 15%। यानी रिटेंशन वाला जो पार्ट है उस पे ज्यादा कमाई होगी, कंपनी के पास जो पैसा रखा है उस पे ज्यादा कमाई होगी, बराबर है। अब आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड बाय 10% कर दो, दोनों को, तो बेस सेम ही रहेगा, डिफिकल्टी कुछ नहीं, आंसर सेम ही आता है उसके बाद में भी। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन कम करने हैं इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज आप सेम रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5। मैंने क्यों डिवाइड किया 10% से, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, क्योंकि 10 और 15% इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तो नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये समझाना था कि डिविडेंड वाली अमाउंट पे मैं जितना भी कमाता हूं, ध्यान देना, डिविडेंड वाले अमाउंट पे मेरी आगे जितनी भी कमाई होगी उसके 1.5 गुना, 1 तो 1.5, उसके 1.5 गुना कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स वाले पार्ट पे कमाएगी, ये है मुद्दा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, कैपिटलाइज करना है इसलिए के ई डिनोमिनेटर में,
मैं फ्यूचर में डिविडेंड पे 1 गुना कमाऊंगा, प्लस तो 1.5 गुना कमाया जाएगा रिटेन्ड वाले पार्ट पे, ई माइनस डी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में 1 लिखना और नहीं लिखना एक ही बराबर होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डिविडेंड लिखेंगे उसको, डिविडेंड पर शेयर प्लस 1.5 कैसे कैलकुलेट हुआ था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया था। इस बार 1.5 है, किसी टाइम पे आरओआई कम रहा तो कम आएगा 0.80 0.50, और ये अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, और ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वॉल्टर्स। अब इस फॉर्मूले को, इसके ऊपर मैंने जितना भी बताया उसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया हो तो आखिरी में सब हटा के सिर्फ एक चीज़ याद रखो। आप ये परपेचुटी का ही फॉर्मूला कैपिटलाइज कर रहे हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और न्यूमरेटर में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, डिविडेंड और रिटेंशन वाला पार्ट। डिविडेंड पर शेयर इज दिस और रिटेंशन वाला पार्ट इज दिस, ईपीएस माइनस डीपीएस इज नथिंग बट द रिटेंशन। और उसको मल्टीप्लाई आरओआई बाय केई से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड पे जितना कमाने वाले हैं उसके कंपैरिजन पे रिटेंशन पे अलग कमाई होगी, क्योंकि रिटेंशन पे कंपनी कमा के देगी हमको, डिविडेंड पे हम खुद कमाएंगे। एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, इसलिए आरओआई बाय केई के। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला सर वॉल्टर्स मॉडल का। वॉल्टर्स मॉडल बोलता है कि जो मार्केट प्राइस है, इसी को आप थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस लिख सकते हो, जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस डिपेंड करती है अर्निंग्स पे, डिविडेंड पे और रिटेन्ड अर्निंग्स पे। यानी टोटल हो गई अर्निंग्स पर शेयर, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर पे अलग से फैक्टर लगेगा, और डिविडेंड पर शेयर, इसको कैपिटलाइज करो। सिंपल कहानी सिर्फ इतनी सी थी। ये मैंने आपको डिराइव करके दिया फॉर्मूला। कहाँ से आया सर? परपेचुटी वाले फॉर्मूले से। अब एक काम करते हैं, वॉल्टर्स मॉडल पे और ट्रेडिशनल मॉडल पे, वॉल्टर्स और ट्रेडिशनल वाले पे एक एक क्वेश्चन लेके देखते हैं और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेडिशनल वाला तो बस मैं ख़त्म करने के लिए करूँगा क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं है और एक बार कराना है। क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, देखता हूँ मैं कौन सा लेना है। वन नहीं है वो, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड इज गिवन। मार्केट प्राइस आपको एम लिमिटेड की दी है, डिविडेंड पर शेयर आपको दिया हुआ है और मल्टीप्लायर दिया हुआ है। मार्केट प्राइस जो आपको दिया हुआ है दैट इज 58.33, सॉरी एक सेकंड ना, हाँ, मार्केट प्राइस जो दिया है दैट इज 58.33, डिविडेंड पर शेयर जो दिया है वो 5 रुपए, और मल्टीप्लायर जो दिया है वो 7 रुपए। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम एंड डॉड अप्रोच टू द डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट द ईपीएस। कहीं पे ये नहीं लिखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा, ग्राहम एंड डॉड बोला है, मतलब ग्राहम एंड डॉड की ही थ्योरी थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच। मार्केट प्राइस नहीं निकालना, उन्होंने ईपीएस निकालने बोला है। तो सबसे पहले जाएंगे हम सिर्फ फॉर्मूले पे, फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला लिख लो। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट डिविडेंड पर शेयर डिवाइड प्लस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय 3। सिंपल, मार्केट प्राइस 58.33, मल्टीप्लायर दिया है 7, डिविडेंड दिया है 5 रुपए, प्लस अर्निंग पर शेयर निकालने बोला है डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, पहले 7 उधर जाएगा, सो 58.33 डिवाइडेड बाय 7 अगर करूँगा तो ये आता है, और उसमें से फिर 5 माइनस हो जाएगा, सो ये आता है 3.33। उसके बाद में EPS बाय 3, और अगर 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 10। तो आपका EPS कितना आया सर? 10। ख़त्म।
ईपीएस निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में ईपीएस निकालने बोला, कोई क्वेश्चन में ईपीएस दे देंगे, मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ आज सच है नहीं इसमें। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं सर। एक्सवाइजेड कंपनी। अब वॉल्टर्स मॉडल पे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। एक्सवाइजेड कंपनी विच अर्न्स ₹10 पर शेयर। अर्न्स ₹10 पर शेयर का मतलब ये हो गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इज 10, क्योंकि उसने बोला सर 10 पर शेयर, तो अर्निंग है ये 10 पर शेयर की। इस कैपिटलाइज्ड एट 10%, मैंने बोला कैपिटलाइज करना, यानी ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12% ROI। डिटरमाइन करो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट रेशियो यूजिंग वॉल्टर्स अप्रोच। अब पहले तो चीजें लिख लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? 10% और ROI 12%। सबसे पहले वो पूछता है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या है। हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें बताया था मैंने। पता करो ROI कितना है, 12%, विच इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। मानते हो? इसका मतलब कंपनी ज्यादा कमा रही है, तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, देख के बताओ। यहाँ पे नहीं, कहाँ गया वो? इफ ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी देन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज, ये रहा, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। मतलब डिविडेंड कुछ भी नहीं बांटना चाहिए। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज 0%। इसका मतलब डिविडेंड कितना जाना चाहिए? 0%। डिविडेंड पर शेयर विल बी 0। अब डिविडेंड पर शेयर अगर 0 है तो अब मार्केट प्राइस निकालेंगे यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। फॉर्मूला क्या है सर? डिविडेंड पर शेयर ROI डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड पर शेयर कितना? 0। ROI कितना है सर? 12%। पॉइंट में लिखो तो लिखो 12। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10। अर्निंग कितना? अर्निंग भी 10, माइनस डिविडेंड कितना सर? 0, और नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10। कैपिटलाइज करना है इसलिए डेसिमल में लिख रहा हूँ। आप ऊपर की जो फिगर है 12 और 10, इसको भी डेसिमल में लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 0.10। 12 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.2 इंटू 10 इज 12। तो इसको अगर कैपिटलाइज करोगे तो 120 रुपये आता है मार्केट प्राइस। इतनी मार्केट में प्राइस होनी चाहिए। है तो कुछ और ही, रियल में खरीदने जाओगे तो कुछ और ही प्राइस मिलेगी, आप सिर्फ थ्योरेटिकल निकाल रहे हो। एक्चुअल मार्केट प्राइस कभी भी हम क्लास में नहीं निकाल सकते किसी भी थ्योरी की मदद से। यह है वॉल्टर्स अप्रोच। आई बात आपको समझ में? एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उसको सॉल्व करके देखना, या आप खुद ही सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है क्वेश्चंस, तो आप निकाल पाओगे। गॉर्डन्स मॉडल पे अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सिर्फ आप 2-3 चीज़ें इसमें से लिख के रख लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसमें, कि आपका ये जो फाइनल फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है, लिख लो सर।
अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर की, और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, यहाँ तो खैर ठीक है ख़त्म हो गया आपके इंटर एफ को में, सी ए फाइनल एस एफ एम पे कम से कम 4 5 6 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल इज़ द बिगेस्ट एवर कॉन्सेप्ट। इससे बड़ा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बार बार यूज़ हो रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और समझने में बहुत ही सिंपल। वॉल्टर क्या बोलता था? अच्छा, परपेचुटी वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वो कुछ इस तरह से है कि एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वॉल्टर में हमने क्या किया था, यही हमारी मार्केट प्राइस बनी थी, यहाँ अर्निंग लिया था एनुअल कैश फ्लो की जगह, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लिया था। वॉल्टर में हम ये अब अर्निंग्स को फिर अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, डिविडेंड और रिटेंशन। फिर रिटेंशन पे अलग फॉर्मूला लगाया था। वो आगे की स्टेप है, छोड़ दो, वापस रूट पे आओ। अर्निंग्स को कैपिटलाइज किया था वॉल्टर में, लेकिन गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है? सबसे पहले तो गॉर्डन ये बोलता है कि मार्केट प्राइस में अर्निंग का कोई काम नहीं, काम है तो एनुअल कैश फ्लो का। परपेचुटी में ध्यान दोगे तो एनुअल कैश फ्लो बोला जाता है जो हर साल इन्वेस्टर को मिलता है। अर्निंग्स जो कंपनी कमाती है वो हर साल इन्वेस्टर को नहीं मिलती, इन्वेस्टर को जो हाथ में लगता है वो है सिर्फ डिविडेंड। इसके अंदर दोनों चीजें कंसिडर की गई थी, डिविडेंड प्लस रिटेंशन वॉल्टर में। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल सिंपल इसी तरह से है, लेकिन गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बोलता है सिर्फ डिविडेंड को कैपिटलाइज करो, क्योंकि डिविडेंड ही एनुअल कैश फ्लो का रूप धारण करता है हर साल। हर साल अगर मिलना है तो वो है डिविडेंड, अर्निंग्स नहीं। इतना सा डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि आप डिविडेंड को कैपिटलाइज करोगे अब यहाँ पे, और गॉर्डन्स मॉडल तैयार हो गया। लेकिन ये सिर्फ गॉर्डन्स मॉडल है, ये गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल नहीं है। ठीक है, अब गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल क्या है? कुछ चीजें ध्यान देना आप यहाँ पे, क्योंकि परपेचुटी है तो ऐसा दिखाना ही पड़ेगा। मार्केट प्राइस जो थ्योरेटिकल है, आप कहां पे निकालना चाहते हो सर? 0 पॉइंट पे निकालना चाहते हो। आज मार्केट प्राइस निकालना चाहते हो, और ये मार्केट प्राइस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है परपेचुटी का, कि आज की वैल्यू डिपेंड करती है फ्यूचर कैश फ्लोज पे। फ्यूचर कैश फ्लोज पे यानी, और पहली कैश फ्लोज कहाँ होनी चाहिए? आज के आज होगी क्या? नहीं, पहला कैश फ्लो होगा डिविडेंड का यहाँ पे, दूसरा होगा यहाँ पे, तीसरा होगा यहाँ पे, और ऐसे कहानी चलती रहेगी। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज, कहीं पे भी मार्केट प्राइस निकाल रहे हो तो वो फ्यूचर कैश फ्लो पे बेस्ड होती है। तो एक चीज हमेशा समझ लेना, दो होता है यहाँ पे, ये होता है D0, मतलब आज का डिविडेंड। आज का डिविडेंड यानी कि ये डिविडेंड जब भी बांटा जाता है वो पिछले साल के लिए बांटा जाता है। D1 जो बांटा गया कौन से साल के लिए था? ये वाले, यानी जो साल बीत चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर D0 बांटा जा रहा है तो कौन से साल के लिए बांटा जा रहा है? ये वाले जो बीत चुका है। बीत चुका है छोड़ो, मार्केट प्राइस निकालते समय एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर में जो डिविडेंड ले रहे हो वो फ्यूचर डिविडेंड होना चाहिए, D1 होना चाहिए, D0 नहीं। D0 नहीं, D0 बिल्कुल नहीं लोगे। एक चीज़ तो ये समझ गए आपको। अब मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे में सिर्फ एक चीज़ लाया, डिविडेंड का मतलब समझाया कि ये डिविडेंड कौन से पॉइंट का होना चाहिए। D0 को कहा जाएगा करंट डिविडेंड, और करंट डिविडेंड हमको नहीं लेना, हमको नेक्स्ट डिविडेंड लेना है। इस D1 को अलग अलग नाम से जाना जाएगा आने वाले टाइम में क्वेश्चंस में,
नेक्स्ट डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फोरकास्टेड डिविडेंड, ईयर 1 डिविडेंड, और ऐसे नाम से। इन सब से ये चीज पता चलती है कि ये आगे का डिविडेंड, बस इतना होना। आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ गया, और कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत आती है सिर्फ, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब हर साल डिविडेंड आपको सेम अमाउंट का मिल रहा है। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, पहला अगर है तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला बनता है ये, जो हमने अभी देखा। दिक्कत आती है वहां पे जहां पे डिविडेंड की वैल्यू ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो डिविडेंड भी तो बदलना मांगता ना। हो सकता है कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड दे पहले साल, मतलब मान लो कंपनी ने अभी जो डिविडेंड दिया वो 5 रुपए का, और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 10% से ग्रो करेगा डिविडेंड। तो ये हो गया D0 5, ग्रोथ रेट है सर 10% की। निकालना क्या है? मार्केट प्राइस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो 20% का, आज की मार्केट प्राइस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है सर? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कहीं पे भी क्वेश्चन में हमको D1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन D1 निकाला जा सकता है। यहां का डिविडेंड कैसे निकालोगे? 5 रुपए दिया था जो 10% से बढ़ना है, 5 में 10% ऐड कर दोगे तो D1 आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। हाँ, D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ इज नथिंग बट D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो D0 इज 5, 1.05 डिवाइडेड बाय 0.20, करके देखो क्या आता है। 5.5 डिवाइडेड बाय 0.20, सो दैट्स 27.5। ठीक है, निकाल लिया। समझ गए सर यहाँ तक का? सिर्फ एक गलती है इस आंसर में। क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसलिए गलती है, इसलिए मिटा रहा हूँ वापस। पाँच 1 प्लस 1.05, तो 5 1.05 टू द पावर 2, 5 1.05, नहीं 5% ऐड करते जाओगे तो कुछ वो इस तरह से आएगा। ठीक है, एक चीज समझो अब यहाँ पे, आपका डिविडेंड हर साल बढ़ते जा रहा है, यानी आपको ग्रोथ मिलती जा रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो है सर 20% की है बिना ग्रोथ की, 20% की है बिना ग्रोथ की। आज एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है बिना ग्रोथ की। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना, इसका मतलब परपेचुटी वाले फॉर्मूले पे आओ। ये क्या किया पता है आपने? A बाय आर करके एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर करने के लिए 2-3 सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। एक तो बोला जाता है कैपिटलाइज करना, दूसरा होता है फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करना। तो फ्यूचर कैश फ्लोज कौन से थे सर? ये 5 रुपए वाले जिसको 20% से आपने डिस्काउंटिंग किया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आप क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सर आप फ्यूचर की सारी कैश फ्लोज को खींच के लेके आते हो। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ कैश फ्लो को आगे बढ़ाता है, एक्स्ट्रा अगले साल का कैश फ्लो में ग्रोथ डालो, फिर ग्रोथ डालो, फिर ग्रोथ डालो, फिर ग्रोथ डालो, ये सब चलेगा। यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है पता है? आप हर साल 20% से कैश फ्लो को खींच रहे हो, 10% से उसमें ग्रोथ ऐड कर रहे हो, फिर 20% से कैश फ्लो को खींच रहे हो, 10% से ग्रोथ ऐड कर रहे हो। यानी 20% से पीछे आते हो, 10% से आगे जाते हो, 20 कदम पीछे आते हो, 10 कदम आगे जाते हो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लोग बेवकूफ़ कहेंगे। आप एक काम करो, घर से निकलो, 20 कदम आगे जाओ, 10 कदम पीछे आओ। ठीक है,
आगे गया, पीछे आया, यहां से 20 कदम आगे गया, पीछे आया, यहां से 20 कदम आगे गया, 10 कदम पीछे आया। ये हो रहा है एक्चुअल में। जो ब्लू लाइन है इसको कहा जाता है ग्रोथ, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। और 20% से खींच रहे हो, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। 20% से खींच रहे हो, 10% से आगे जा रहे हो। यानी अब मानो अगर आप पीछे आना चालू करो, ठीक है, तो 20 कदम पीछे आए, 10 कदम वापस चले गए, 10 कदम का ग्रोथ। 20% से खींचना आपको नहीं समझ में आएगा। यहां से पहले ग्रोथ लेते हैं तब समझ में आएगा। 10% से ग्रो किया, हाँ 10% से ग्रो किया, लेकिन 20 कदम पीछे आए। अब 10% से ग्रो करेंगे, लेकिन 20 कदम पीछे आएंगे, फिर 10% से ग्रो करेंगे और 20 कदम पीछे आएंगे। अब बताओ क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? 10%, 10 कदम आगे जाना, 20 कदम पीछे आना, फिर 10 कदम आगे जाना, 20 कदम पीछे आना। हम नेट में अगर देखो तो पीछे ही आ रहे हैं, अभी यहां पहुंच गए 3 साल में। लेकिन इन सब की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ और सिर्फ दोनों का डिफरेंस जो है उतना ही पीछे आते। देखो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर आप यहाँ से यहाँ आते। पहले तो ये आए, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, फिर आप यहाँ से आओ, कहानी ख़त्म। नेट में बोलने का मेरा सिंपल सा मतलब है 10 कदम आगे जाना, 20 कदम पीछे जाना, यानी एक तरह से सिर्फ 10 कदम पीछे जाना होता है। तो फॉर्मूले में भी यही करो। क्या? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी 20% से डिस्काउंटिंग करना और ग्रोथ उसमें से माइनस कर दे रहे हो। हर साल क्या हो रहा है? 20% से डिस्काउंटिंग करना है, 10% से ग्रोथ ऐड करना है। तो नेट में सिर्फ 10% से डिस्काउंटिंग करो ना। क्यों बेमतलब में डबल डबल कर रहे हो? एक चीज़ को 20 से डिवाइड करके फिर उसी चीज़ को 10 और ऐड करना। सो दैट्स वाई डिनोमिनेटर में ग्रोथ हम माइनस कर रहे हैं। और इसका लॉजिक भी है सर, ऊपर में डिविडेंड बढ़ रहा है, बढ़ाना है तो ग्रोथ ऐड किया, नीचे में डिस्काउंट करना है, कम करना है, इसलिए माइनस किया। आप बोलोगे सर ऊपर में भी ऐड किया, नीचे में भी ऐड करो, डिस्काउंटिंग बढ़ जाएगी। आप डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे हो, ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब आगे बढ़ना, और निगेटिव वाली फिगर में ग्रोथ, ये पीछे जाना होता है। ये पीछे जाना यानी निगेटिव मानो, ग्रोथ यानी कि पॉजिटिव मानो। दोनों को ऐड करते हो तो माइनस ही होएगा ना, प्लस तो नहीं होता, इसलिए माइनस किया। अल्टीमेट फॉर्मूला इज दिस। अब मैं आपको शांति से बताता हूँ, अभी तक सब भूल जाओ जो भी आपने सीखा। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यहाँ से शुरू होता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर ग्रोथ नहीं दिया तो। इसके बाद एक और क्लैरिटी दी मैंने, बोला डी यानी D1 होना चाहिए, 0 नहीं, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और अगर क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दी है और D0 ही दिया तो आप उसको D0 को ही मान के चलते हो कि ये D1 होगा, अगले साल भी सेम अमाउंट बांटेंगे, तब D0 ले सकते हो। इसके बाद D1 यानी कि D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आई बात समझ में? अगर ग्रोथ दिया है तो, अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दिया है तो मार्केट प्राइस D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D0 1 प्लस ग्रोथ इज नथिंग बट D1 यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। यानी कि न्यूमरेटर में अगर ऑलरेडी D1 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो और ग्रोथ ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ग्रोथ एडेड है D1 में, और ऐड करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूले हैं आपके गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के। बहुत ही सिंपल सी बात है। विदाउट ग्रोथ एन्युटी वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, A इज इक्वल टू P बाय आर, सॉरी गलत हो गया, P इज इक्वल टू A बाय आर। ग्रोथ है, ग्रोइंग परपेचुइटी देखा था हमने, तो ये P इज नथिंग बट आगे की कैश फ्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और सेम चीज P इज इक्वल टू A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये R माइनस G। क्वेश्चन देखें एक, चलो
हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। कोशिश करता हूँ मैं 1 या 2 अगर हो जाए तो अपना अच्छा है। पहला वाला पार्ट देखो, एक्स लिमिटेड इज अ नो ग्रोथ कंपनी, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर, कोई ग्रोथ नहीं है तो D0 और D1 सेम ही तो हुआ, ग्रोथ तो है ही नहीं बीच में, तो D0 भी 5, D1 भी 5। जो हमको फॉर्मूले में लेना है वो है D1, तो D0 से D1 पे गए और फिर लिया। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दी है तो बताओ करंट मार्केट प्राइस कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान, एग्जाम में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोला, डिविडेंड 5, अगर हर साल 5-5 रुपए बांटते गए तो 10% अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रहा तो मार्केट प्राइस कितनी रहेगी, 50। यानी आज 50 मार्केट प्राइस रहनी चाहिए, याद रखना रहनी चाहिए, एक्चुअल नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। तो कंपेयर करते और बोलते अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, लेकिन नहीं दिया, ठीक है, हमको क्या। परपेचुटी से क्यों कंपेयर किया जाता है इस चैप्टर में, क्यों कॉन्सेप्ट आया ये, बहुत ही सिंपल। इक्विटी शेयर नॉन रिडीमेबल होते हैं, एक बार इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, ये लॉजिक है। परपेचुटी की भी कोई मैच्योरिटी नहीं होती, इक्विटी शेयर की भी नहीं होती। जबकि आप लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस देखोगे सब रिडीमेबल होने चाहिए, इंडिया में ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एक सेकंड ना, एक सेकंड बस होल्ड करना। चलो, XYZ इज अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, टोटल शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख, ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू कितनी, 10 की, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम, 20% रेट है, 10 रुपए फेस वैल्यू, रेट है 20%, तो 2 रुपए पर शेयर हुआ। एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज 2%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिखो मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस। सो ध्यान दो, फेस वैल्यू है 10, डिविडेंड का रेट है 20%, तो डिविडेंड पर शेयर हुआ सर 2 रुपए। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दी है, करंट डिविडेंड लिखा है इन्होंने, ठीक है। सो करंट डिविडेंड है तो ये मैं D0 मानूंगा, और ग्रोथ रेट जो इन्होंने क्वेश्चन में दी है वो भी 2% की है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 15% का दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, मार्केट प्राइस निकालो। क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से निकालना है, ग्रोथ रेट दिया है तो गॉर्डन से ही निकलेगा, वॉल्टर्स में तो ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं था। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये फॉर्मूला है। 2 इन ब्रैकेट 1.02 सही लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 माइनस 0.02, निकालो आंसर। सो दैट्स 15.69 रुपीज मार्केट प्राइस होनी चाहिए थी, बहुत ही आसान, इतनी होनी चाहिए थी। अब एक चीज बताओ, ये मैं थ्योरेटिकली लिख दूं, मान लो एक्चुअल मार्केट प्राइस होती 20 रुपए, क्या कहते हैं, कंपेयर करते, एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, 15 रुपए कैसे पढ़ोगे, 15 रुपए 70 पैसे होनी चाहिए थी, 20 है। हम खरीदेंगे कौन सी प्राइस पे, हम जब जाएंगे खरीदने, एक्चुअल 20 है, वो प्राइस ज्यादा है ना, महंगा मिल रहा है, ज्यादा है मतलब महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है तो खरीदेंगे नहीं, सेल शेयर्स, ये है आंसर। चलो ठीक है, आगे और ऐसे आएंगे क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देना,
फोरम अगले वाले पार्ट में करेंगे जब मैं आपको लिंटर्स अप्रोच वगैरह बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ये वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। आने वाले लेक्चर में मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, मॉडिग्लियानी मिलर क्या होता है, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि अगले वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर लें वॉल्टर और गॉर्डन्स पे, या फिर मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट अगर लगा तो कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे आगे वाले पार्ट पे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।